Hello everyone, welcome to the new video. So we're going to start the expansion of British power in India. Let's start the chapter. Chapter 2, Expansion of British power in India. Let us learn about the arrival of European trader, conflict in Bengal, trade wars, new administration, expansion of British rule. After the death of Aurangzeb, 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई तो पावर ऑफ मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया. बहुत से इमॉर्टल सूबेदार गवर्नर जमींदार मोर पावरफुल बने इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रूलर एट दिल्ली. तो ये क्रिएट करा एक पावर वैक्यूम जो प्रोबेबली जिसने एक अपॉर्चुनिटी दी ब्रिटिश को ताकि वो अपनी पावर को एक्सर्ट करे इन इंडिया. अराइवल ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज एडी 1498 में पोर्टुगीज एक्सप्लोरर वास्को डी गामा ने एक डायरेक्ट सी रूट डिस्कवर करा वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू इंडिया राउंड द केप ऑफ गुड होप. Discovery of sea route led to a mad rush among European powers to establish the trade with the East. तो उस रूट के थ्रू उन्होंने क्या करा, जब उन्होंने रूट डिस्कवरी करी सी रूट की तो उससे अब उन्हें पता चल गया यूरोपियन पावर्स का. यूरोपियन पावर्स होने के बाद तो उन्होंने स्टैब्लिश करना चाहा, ट्रेड करना चाहा ईस्ट के साथ. पोर्टुगीज जो थे वो पहले ग्रुप ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स थे जो इंडिया पहुंचे. उन्होंने कैलिकट में सबसे पहले, नाउ कोझिकोड उसका नाम है, वहां लैंड किया. सून जल्दी ही बहुत ही मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज वहां बन गई यूरोपियन कंट्रीज ट्रेड के लिए, इंडिया के साथ ट्रेड किया और अदर पार्ट्स ऑफ एशिया. मर्केंटाइल कंपनीज वो होती हैं जो प्रॉफिट करती हैं, प्रॉफिट देखती हैं, मेनली ट्रेड के थ्रू प्रॉफिट कमाना चाहती हैं. वो गुड्स खरीदती है सस्ते रेट्स पर, उन्हें हाई रेट्स पर आगे सेल करती है. यूरोपियन मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज ने बहुत सपोर्ट अपनी गवर्नमेंट का एंजॉय किया. मर्केंटलिज्म ड्यूरिंग द 17th और 18th सेंचुरीज में बहुत से रूल्स थे यूरोपियन कंट्रीज के जो फॉलोड करा उन्होंने पॉलिसी ऑफ मर्केंटलिज्म, दैट इज टू प्रोटेक्ट कंट्रीज ट्रेड प्रॉफिट्स. ये रूलर्स ने इनकरेज करा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज ताकि मटेरियल्स को आप बॉट कर सको चीप फिनिश है गुड्स को, दैट कुड बी सोल्ड एट हाई प्राइसेस बिना कंपटीशन के फ्रॉम फॉरेन. तो एफर्ट्स जो है इन रूलर्स के टू एस्टैब्लिश द कॉलोनीज एंड कैप्चर अदर ट्रेड सेंटर्स अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में led to intense rivalry and thus resulted in wars on land and sea. Coming of the English East India Company. The English East India Company EEIC established हुआ लंदन में in the year 1600 by a royal charter issued by the Queen Elizabeth I, that is Queen of England. So according to this charter, the company got the sole right उन्हें मिला trade का East Indies में, which included all places east of Cape of Good Hope. Captain Hawkins of the English East India Company arrived हुए रॉयल कोर्ट ऑफ जहांगीर in 1608 ताकि वो परमिशन ले सके टू सेट अप एन इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर एट सूरत. जहांगीर डिड नॉट ग्रांट परमिशन टू हॉकिंस एज द पोर्टुगीज को रखा गया प्रेशर ऑन हिम नॉट टू डू सो. सर थॉमस रॉय केम टू इंडिया एज एन एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट, किंग ऑफ इंग्लैंड थे, टू द मुगल कोर्ट इन 1650. उन्होंने ऑब्टेन किया परमिशन फ्रॉम जहांगीर ताकि वो स्टैब्लिश करे इंग्लिश ट्रेडिंग फैक्ट्रीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. फिर इंग्लिश ने स्टैब्लिश करा उनकी फैक्ट्रीज को एट आगरा, अहमदाबाद एंड ब्रोच बाय 1690. मुगल्स जो थे वेलकम करा उन्होंने इंग्लिश को टू काउंटर बैलेंस द प्रीडोमिनेंस ऑफ द पोर्टुगीज और बाद में डच. ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी बास्टिंग इन द गुडविल ऑफ मुगल्स, उन्होंने सिक्योर्ड करा द मीन्स ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड. इंग्लिश डेवलप्ड मार्केट्स डेवलप करे यूरोप में बहुत सारे इंडियन प्रोड्यूस के लिए, इंक्लूडिंग इंडिगो, अ ब्लू डाई थी, इंडिगो इज अ डाई. सॉल्ट पेटर, उन्होंने एक बिग डिमांड जो है, दे फाउंड अ बिग डिमांड फॉर फाइन क्वालिटी हैंडलूम इंडियन टेक्सटाइल. एज कंज्यूमर इकोनॉमी प्रॉस्पेर्ड हुए ब्रिटेन में तो डिमांड जो थी इंडियन फैब्रिक्स के लिए लाइक जेंट्स, कैलिको एंड मसलिन वो भी इंक्रीज हुए धीरे धीरे आफ्टर 1660. तो ऑल्सो उन्होंने भी स्पाइसेस में ट्रेड करना शुरू किया, मसालों. जो राइस था, राइज ऑफ ब्रिटिश स्टार्ट हुआ बंगाल के अंदर सबसे पहले अर्ली 18th सेंचुरी से. उन्होंने बंगाल को ही अपना मेन टारगेट बनाया. ट्रेड ऑफ बंगाल बहुत ही प्रॉफिटेबल हुआ उनके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए. फिर 1691 में जब औरंगजेब ने एक फरमान इशू करा दैट द इंग्लिश उन लोगों को कि राइट टू ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल फॉर एन एनुअल पेमेंट ऑफ 30,000. इंग्लिश जो थे दे वर ग्रांटेड द जमींदारीज राइट्स इन द 3 विलेजेस ऑफ कोलकाता, सुल्तानटी एंड गोविंदापुर. तो ये विलेजेस ने कंबाइंड किया टू फॉर्म कैलकाटा. 1770 में फारूक सैयद जो मुगल एम्परर थे उन्होंने ग्रांट किया कंपनी द राइट टू कैरी आउट ड्यूटी फ्री ट्रेड. हाउएवर दिस बिकेम, ये मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना
between the new autonomous ruler Murshid Quli Khan, जिसने refuse किया to extend the right to duty free trade to the private company officials. Do you know the British East India Company ने officials, merchants and traders they were called factories. तो factories कहा जाता था क्योंकि officials जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के उनको factors कहा जाता था. Murshid Quli Khan was followed by Ali Wardi Khan and then Sirajuddaulah as the Nawab of Bengal. Each one of them एक strong ruler थे. उन्होंने refuse कर दिया to grant the company concessions, demanded large tributes for the company's right to trade, denied it any right to mint coins, and stopped it from extending its fortification, accusing company of deceit. वो उन्होंने claim किया that company was depriving Bengal government of huge amounts of revenue. नहीं है उनके पास and undermining the authority of the नवाब. So it was refusing. अब वो रिफ्यूज करने लगे टैक्स पे करने के लिए तो वो डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स उन्होंने लिखना शुरू कर दिया एंड वो ह्यूमिलिएट करना शुरू कर दिया नवाब को और उसके ऑफिशियल्स. तो कंपनी ने अपने पार्ट पर डिक्लेयर किया कि अनजस्ट डिमांड्स जो है लोकल ऑफिशियल्स की वो ट्रेड कंपनी का रुइन कर रही है, खराब कर रही है. तो ट्रेड ऐसे नहीं चल सकता अगर ड्यूटीज रिमूव होंगी. तो इट वाज आल्सो कन्विंस कि ट्रेड को एक्सपैंड करने के लिए उसको एनलार्ज करना पड़ेगा, उसकी सेटलमेंट्स को विलेजेस बाय करने पड़ेंगे और फोर्ट्स रिबिल्ड करने पड़ेंगे. कॉन्फ्लिक्ट्स से led to the confrontations और finally culminated in the famous Battle of Plassey. Conquest of Bengal, Battle of Plassey हुई 1757 में जब डिफीट ऑफ इंग्लिश सिराजुद्दौला के थ्रू डिफीट हुआ. उस डिफीट को वो ब्रिटिशर्स सहन नहीं कर पाए टू कंस्पायर द रिप्लेस ऑफ यंग नवाब. अब कंपनी ऑफिशियल्स लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव अलॉन्ग विद मीर जफर द कमांडर इन चीफ सिराजुद्दौला के और जितने भी डिससैटिस्फाइड फैक्शंस थे कोर्ट के वो इस प्लान में मिल गए. जिससे क्या हुआ बैटल ऑफ प्लासे 1757 में जिसमें नवाब को हरा दिया. अब बैटल हार्डली एक ब्रॉल रह गया था क्योंकि लार्जेस्ट कंटिजेंट ऑफ द नवाब आर्मी जो है वो इनएक्टिव हो गए मीर जफर की कमांड में. अब जो सिराजुद्दौला था उसको कैप्चर कर लिया गया, उनको मार दिया गया और मीर जफर को अपॉइंट कर दिया गया नया पपेट नवाब. इज जस्ट कि ऑर्डर्स तो ब्रिटिशर्स के चलेंगे बट उनको बस वहां बिठाया गया. दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. तब तक कंपनी ने ट्रेड किया इन बंगाल वाज फाइनेंस थ्रू इंपोर्ट ऑफ बुलियन फ्रॉम इंग्लैंड. बट आफ्टर 1757 में बुलियन इंपोर्ट फ्रॉम इंग्लैंड स्टॉप हुआ. इंस्टेड बुलियन एक्सपोर्ट हुआ फ्रॉम बंगाल टू चाइना और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया जिससे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला इंग्लिश को एज कंपेयर टू द यूरोपियन राइवल्स. फैक्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी ने गिफ्ट्स कलेक्ट करे वर्थ 30 मिलियन रुपीस के बंगाल ट्रेजरी. बैटल ऑफ प्लासे को वो उन्होंने जीत लिया. फिर हुआ बैटल ऑफ बक्सर 1764 में. मीर जफर ने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया कि वो फाइनेंशियल डिमांड्स कंपनी की पूरी कर सके तो उनको रिप्लेस कर दिया गया बाय मीर कासिम इन 1760 और मीर कासिम भी नहीं स्टॉप कर पाए. लोग फ्री ट्रेड कर रहे हैं बाय द कंपनी ऑफिशियल्स. उन्होंने एबॉलिश करा इंटरनल ड्यूटीज को लेकिन ताकि इंडियन मर्चेंट्स भी इंजॉय कर सके सेम प्रिविलेज जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं. लेकिन इंग्लिश ने अप्रूव नहीं करा इसको इंडिपेंडेंस को, वो नहीं माने और दे रिटालिएट बाय रिप्लेसिंग हिम विद. उनको फिर से वापस हटा दिया गया और मीर जफर को बिठा दिया. मीर कासिम जो है वो बंगाल से चले गए और एक उन्होंने ग्रैंड अलायंस बनाई मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड और शाहजुद्दौला अवध के साथ मिलकर. हाउएवर उनका कंबाइंड आर्मी रूट हुई बाय द ब्रिटिश आर्मी. बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1760. डिफीट के बाद इंग्लिश ने मुगल एम्परर को ट्रीट किया कुछ रिस्पेक्ट के साथ लेकिन हाउएवर शाह आलम सेकंड को फोर्स किया गया वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को साइन कर. अब ट्रीटी ने ग्रांट करा ब्रिटिश दीवानी और रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. शाहजुद्दौला जो थे उनको टैक्स पे करना पड़ा 50 लाख एज वॉर इंडेमनिटी. फिर ब्रिटिश रेजिडेंट को पोस्ट कर दिया गया द कोर्ट ऑफ मुर्शिदाबाद जो इवेंचुअली इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला वहां का इंटायर प्रोविंस का. तो कंपनी ने इनिशिएट कर दी पॉलिसी ऑफ इनडायरेक्ट गवर्नेंस और कंपनी ने कलेक्ट करा सारा रेवेन्यू और सारी आर्मी कंट्रोल करी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं. नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी थी और उनके पास सोर्स ऑफ इनकम था ही नहीं. उन्होंने सोर्स ऑफ इनकम और पावर अपने हाथ में रखी, कोई रियल पावर नहीं दी थी कि वो डिसीजन ले सकते, सिर्फ उन्हें बिठा दिया गया. ये सिस्टम गवर्नेंस का डुअल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का कहा जाता है. डुअल गवर्नमेंट से कहते हैं. कॉमन पीपल बंगाल के सफर इस वजह से बहुत ज्यादा कर रहे थे. बैटल ऑफ बक्सर एक डेसिसिव बैटल थी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में. इसने वीकनेसेस ऑफ इंडियन आर्मी यूरोपियंस के सामने उसको एक्सपोज कर दिया गया. ब्रिटिश को कंप्लीट फाइनेंशियल कंट्रोल मिल गया रिचेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया का.
और ये परमानेंटली सॉर्ट आउट हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म हुई, क्योंकि उन्हें उस कंट्री उस स्टेट का सारा होल्ड मिल गया जिसमें सबसे ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज। डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी जो है वो एक्चुअल मास्टर बन गई बंगाल में। उन्हें सारे पॉलिटिकल पावर मिल गए प्रोविंस के, उसकी आर्मी को उसने कंट्रोल किया, डिप्रेसिंग जस्टिस उसने अपॉइंट करा ऑफिशियल्स को कि वो रिवेन्यू कलेक्ट करे प्रोविंस से डायरेक्टली। बट उन्होंने नहीं लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की, इंस्टेड उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल को छोटा सा पोर्शन दे दिया रिवेन्यू का, ताकि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है। हाउएवर अल्टीमेट पावर ब्रिटिश के हाथ में रही। तो ये सिस्टम को कहा गया डुअल सिस्टम गवर्नमेंट का, या डायरकी कहा जाता है, जिसमें दो लोगों का रूल हो गया, एक तो नवाब का और एक कंपनी। वो बहुत इनइफेक्टिव रहा, क्योंकि नवाब के पास कोई पावर्स नहीं थी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर सके, उसके पास रिवेन्यू ही नहीं था, इनकम ही नहीं थी, कैसे लॉ चला, जस्टिस, कंपनी कुछ नहीं कर सकता था वो अपनी मर्जी से। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिसोन कर दी, जिसका रिजल्ट हुआ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहां पर ब्रेक डाउन हो, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट हो गया, डिसऑनेस्ट। इससे अनटोल्ड मिसरीज जो थी पीजेंट्स को पता लग गई, कॉमन पीपल को पता लग गई, आर्टिजन्स को फोर्स किया गया कि वो अपने वेयर्स को ब्रिटिश को बेचे लो प्राइजेस पर, क्योंकि पीजेंट्स ने बहुत सफर किया हाई टैक्सेस जो उन पर इम्पोज करे गए। इसका रिजल्ट क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन घटती चली गई, जो आर्टिसंस थे बहुत सारे वो छोड़ के चले गए विलेज को, प्रॉब्लम्स आ गई बंगाल में, फर्दर बढ़ती चली गई, फेमाइन आ गया, जिससे प्रोविंस तक हो गया 1770। फेमाइन डिप्लीट होने कर दिया उसने 1/3 टोटल पॉपुलेशन ऑफ द प्रोविंस। बट नाइदर नवाब ना ही कंपनी ने कोई स्टेप लिया लोगों को हेल्प करने। तो ये जो डुअल ऑफ सिस्टम था गवर्नमेंट का, उसका एंड हो गया 1772 में, जब ब्रिटिश ने अपॉइंट किया वॉरेन हेस्टिंग्स एज द गवर्नर ऑफ the Carnatic Wars, the breaking up of the Mughal empire by the middle of the 18th century में जो break हुआ, provided ideal conditions for the English and French trading companies to establish कि वो अपना political influence इंडिया में establish करें। British and French trade interest clashed हुआ Carnatic, three Anglo-French wars called Carnatic Wars। फिर पहले कार्नेटिक वॉर में जो ब्रिटिश ने कैप्चर करा कुछ फ्रेंच की शिप्स को, उनको सपोर्ट किया गया बाय नवाब ऑफ कार्नेटिक। फ्रेंच जो थे अंडर डुप्लेक्स रिस्पॉन्डेड बाय कैप्चरिंग फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मेड्रॉस। मीनवाइल जो वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन एंड हुआ यूरोप में, और इसके साथ पहला कार्नेटिक वॉर भी एंड हो गया। बाय द ट्रीटी ऑफ एक्सेल चैपल 1748 मेड्रॉस रिटर्न किया गया टू द ब्रिटिश इन एक्सचेंज फॉर द फ्रेंच फोर्ट्रेस ऑफ लुइसबर्ग इन नॉर्थ अमेरिका, विच ब्रिटिश ने जो कैप्चर किया। सेकेंड कार्नेटिक वॉर बिगेन हुआ डेथ ऑफ द रूलर्स ऑफ बोथ कार्नेटिक और हैदराबाद में। वॉर ऑफ सक्सेशन में जो ब्रोक आउट हुआ, ब्रिटिश और फ्रेंच साइडेड विद ऑपोजिट ग्रुप्स इन कार्नेटिक हैदराबाद। एट द आउटसेट फ्रेंच सक्सीड हुआ इन मर्डरिंग देयर ओपोनेंट्स एंड प्लेसिंग देयर सपोर्टर्स ऑन थ्रोन। हाउएवर ब्रिटिश ट्रूप्स जो थे उन्होंने कैप्चर करा आर्कोट इन 751। फिर क्लाइव सक्सेस टू एडिशनल विक्ट्रीज ब्रिटिश के लिए, निजाम एंड आर्कोट अलाइंस। अब वॉर खत्म हुआ ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी जो साइन की गई 1754 में। जो फ्रेंच लीडर डुप्लेक्स थे उनको कहा गया कि वो फ्रांस रिटर्न हो जाए। डायरेक्टर जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो डिससेटिस्फाइड थे डुप्लेक्स की पॉलिटिकल एम्बिशन से। फिर क्या हुआ, इमेंस फाइनेंशियल लॉस हुआ, और 1754 में चार्ल्स गॉटे उन्हें रिप्लेस हो गए डुप्लेक्स से। आउटब्रेक हुआ 7 इयर्स वॉर का यूरोप में 1756 में, जिससे कि फ्रेश कॉन्फ्लिक्ट हुई फ्रेंच और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच इंडिया के अंदर, जिससे थर्ड कार्नेटिक वॉर हुआ। और जो ब्रिटिश फोर्सेस ने कैप्चर कर दिया फ्रेंच की सेटलमेंट ऑफ चांडरगौर को, नाउ चंदन नगर हो गया इन 1757 में। फिर ब्रिटिश कमांडर सर आयरे कूट डेसिसिवली उन्होंने डिफीट किया फ्रेंच को अंडर कॉम्टे डी लाली एट द बैटल ऑफ रॉन्डीवॉश इन 1760। अब ये वॉर ने कंक्लूड किया, उन्होंने ट्रीटी साइन करी 1763 की पेरिस की, जिससे रिटर्न हुआ चंदौर नगौर एंड पौंडीचेरी टू फ्रांस। उन्होंने अलाउ किया फ्रेंच को कि वो फैक्ट्रीज कर सकते हैं इंडिया के अंदर, बट उन्होंने मना कर दिया फ्रेंच ट्रेडर्स को, बट वहां एडमिनिस्ट्रेशन का होल्ड नहीं रहेगा। फ्रेंच ने एग्री करा कि ठीक है वो ब्रिटिश के क्लाइंट गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करेंगे। एंडिंग करा उन्होंने फ्रेंच एम्बिशंस ऑफ एन इंडियन एम्पायर और मेकिंग द ब्रिटिश कि हम अपना एम्पायर नहीं बनाएंगे, एम्पायर आपका ही रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन आपका ही रहेगा, सिर्फ हम अपना ट्रेड कर लेंगे, हम अपना फॉरेन पावर यहाँ पर नहीं सेटअप। ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट आउटसाइड बंगाल 1773 में जब वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बनाया गया इंडियन टेरिटरीज का सारी, तो कैलकटा को उसकी कैपिटल रखा गया। इस टाइम पर कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल था बंगाल, मेड्रास, बॉम्बे पर, और इनडायरेक्ट कंट्रोल था अवध और कर्नाटक। थ्री मेजर इंडिपेंडेंट नेटिव पावर्स थे डेक्कन में,
Marathas, Nizam of Hyderabad, and Hyder Ali of Mysore. एंग्लो-मराठा कॉन्फ्लिक्ट 1775 से 1880। थर्ड पेशवा बाजीराव वो विथस्टैंड नहीं कर पाए शॉक ऑफ डिफीट ऑफ मराठास इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और वो डाइड हुए 23 जून 1761 में। वो सक्सीड हुए बाय हिज सन माधवराव। ही केप्ट इन चेक द एम्बिशन ऑफ हिज अंकल रघुनाथ राव एंड मेंटेन यूनिटी अमंग द मराठा चीफ्स नॉवेल्स और वेरी सून रिकवर करा उन्होंने पावर को या प्रेस्टीज ऑफ द मराठास जो उन्होंने लॉस्ट कर दिया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। English became conscious of the growing power of the Marathas and wanted to crush their resurgence. They got this opportunity उन्हें बहुत जल्दी मिल गई after the death of Madhav Rao in 17। ब्रिटिश ने फॉट करा 3 wars मराठास के साथ अब फाइनली क्रश कर दिया उनके पावर को और ब्रॉट द मराठा टेरिटरी अंडर देयर कंट्रोल। The Anglo-Mysore War 1767-99 last 3 decades of the 18th century में the British को involved हुआ in a conflict with the powerful kingdom of Mysore which was ruled by Hyder Ali and his son Tipu Sultan। 1766 और 1799 के अंदर 4 wars fought किए गए मैसूर के साथ। ये wars को कहा जाता है एंग्लो मैसूर वॉर। फाइनली इन 1799 में द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान डिफीट हुआ बाय द ब्रिटिश। टीपू डाइड हो गया डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगनापट्टनम। टीपू सुल्तान एक प्रोग्रेसिव और बेनिवोलेंट मोनार्क। एनेक्सेशन पॉलिसीज ऑफ द कंपनी अडॉप्ट करा उन्होंने फॉलोइंग मेथड्स ताकि वो इंडिया को अपने डोमिनेशन में ला सके। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सब्सिडी अलायंस, डायरेक्ट एनेक्सेशन। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन अकर्ड हुआ अंडर लॉर्ड डेलहाउसी जो गवर्नर जनरल थे फ्रॉम 1848 टू 1856। उन्होंने डिवाइस करा पॉलिसी दैट केम टू बी नोन एज अ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन डिक्लेयर्ड कि अगर एक इंडियन रूलर डाई होता है बिना मेल हायर के तो उसका किंगडम वही लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कि बिकम वो कंपनी का ही ऑटोमेटिकली पार्ट बन जाएगा। एक किंगडम आफ्टर अनदर एनेक्स हो जाएगा सिंपली बाय अप्लाई दिस डॉक्ट्राइन। सतारा 1848 में हुआ, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1850, झांसी 1850। सब्सिडी अलायंस डिराइवाइज हुआ बाय लॉर्ड वेलेस्ली। इस सब्सिडी अलायंस के अंदर जो रूलर थे स्टेट के उनको मिलिट्री सिक्योरिटी दी गई। वंस मिलिट्री सिक्योरिटी देने के बाद जो प्रिंसली स्टेट थी वो इंडिपेंडेंट रह सकती थी सो फार इंटरनल मैटर्स जो थे वो कंसर्न थे बट वो एक्सर्ट नहीं कर पाया अपना इंडिपेंडेंस आउटसाइड ऑफ द स्टेट। ब्रिटिश कंपनीज रेजिडेंट को रखा गया इन द कोर्ट ऑफ द इंडियन किंग एंड प्रिंसली स्टेट हैड टू पे एन एनुअल अमाउंट उन्हें पे करना पड़ा टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ रेजिडेंट। इंडियन रूलर कुड नॉट एम्प्लॉय एनी यूरोपियन फॉर ए सर्विस बिना प्रायर अप्रूवल के फ्रॉम द ब्रिटिश। इंडियन रूलर कुड नॉट नेगोशिएट विद एनी अदर इंडियन रूलर बिना कंसल्टिंग द गवर्नर जनरल। और इस सब्सिडी अलायंस के अंदर हैदराबाद, मैसूर, पेशवा, भोसले एंड सेंडिया, उदयपुर, जोधपुर एंड जयपुर दैट केम अंडर द डायरेक्ट एनेक्सेशन ऑफ अवध। नवाब ऑफ अवध जो थे उनकी बहुत सारे हायर्स थे and could not therefore be covered by the doctrine of lapse. So British को आना पड़ा with some other pretext to deprive him of his dominion. Therefore नवाब वाजिद अली शाह accused किए गए of misgoverning his state and refusing to introduce reforms. उनकी state annexed हुई 1856 में on grounds of maladministration. Annexation of अवध ने create किया बहुत discontent British army में। बहुत से सिपाही थे आर्मी में जो अवध के थे। Setting up a new administration under the British rule. British ने introduce करा नया administration मेजर्स हाउएवर जितने भी थे वे आर एम्ड एट इंक्रीजिंग द प्रॉफिट्स। भी चाहते थे कि हर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है कंपनी विद नो कंसर्न। उनको कॉमन पीपल के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं था। तो ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में डिवाइड किया गया 3 प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकटा। हर एक को अंदर चार्ज दिया गया गवर्नर का। गवर्नर जो थे प्रेसिडेंसी के वो चार्ज ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर थे। वो सुप्रीम हेड था एडमिनिस्ट्रेशन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तो ये डायरेक्टली हुआ मेनली टू स्टॉप द माल प्रैक्टिसेस एंड करप्शन ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंसी थी बंगाल की उसको रखा गया अंडर अ गवर्नर जनरल एंड अ 4 मेंबर काउंसिल। डिसीजन जो था मेजोरिटी का इन द काउंसिल वो बाइंडिंग ऑन द गवर्नर। ऑल्सो अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस एस्टैब्लिश्ड हुआ एट फोर्ट विलियम एंड इट्स जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड हुआ टू ऑल द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स ऑल्सो। The Pitt's Indian Act 1784 regulating act failed हुआ to stop corruption. Consequently, Pitt's India Act enact हुआ to do the same. Independent powers of the governors of Bombay and Madras इनको कट डाउन किया गया जबकि गवर्नर ऑफ बंगाल को मोर पावर दी गई इन केसेस ऑफ वॉर, रेवेन्यू एंड डिप्लोमेसी। Thus, Calcutta automatically turned हुआ कैपिटल में फॉर द कंपनी एक्टिविटीज।
और इस एक्ट ने हेल्प किया यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया बाय मेकिंग द गवर्नर जनरल सुप्रीम ओवर द, उनको गवर्नर जनरल को सुप्रीम बना दिया ऑफ द गवर्नर ऑफ अदर प्रेसिडेंसीज का हेड। चार्टर एक्ट, बाय द चार्टर एक्ट 1813 ब्रिटिश पार्लियामेंट रिन्यू करा उन्होंने कंपनी के चार्टर को, बट मोनोपोली को खत्म कर दिया और अलाउ इंडिया की ट्रेड करने स्टार्ट कर दी विद प्राइवेट कंपनी। चार्टर एक्ट के साथ साथ 1833 में ब्रिटिश पार्लियामेंट कैंसिल करा उन्होंने कंपनी की ट्रेड लाइसेंस, कंपनी को ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्ट बना दिया, जिससे गवर्नर जनरल को सुपरविजन ऑफ सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। लास्टली चार्टर एक्ट 1853 अलाउड करा उन्होंने कंपनी ताकि वो पोजेशन रिटेन कर सके इंडियन टेरिटरीज का इंटरेस्ट ऑफ मेजोरिटी। पिलर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, अब 3 पिलर्स थे एडमिनिस्ट्रेशन के, सिविल सर्विसेज, कंपनी आर्मी और पुलिस। सिविल सर्विसेज, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था इंडियन सिविल सर्विसेज 1786। वो चाहते थे कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करे और करप्शन खत्म करे, तो सिविल सर्वेंट्स को हाईली पे किया जाता था, प्रमोशंस दिए जाते थे सीनियोरिटी के अकॉर्डिंग। एक कॉलेज सेटअप किया गया फोर्ट विलियम इन कैलकाटा बाय लॉर्ड वेलेस्ली। उसका एम था कि वो ट्रेनिंग दी जाए इंडियंस को सिविल सर्विसेज की। कलेक्टर जो थे वो एक इंपॉर्टेंट फिगर थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उन्होंने देखा इनटू रेवेन्यू कलेक्शन और मेंटेन किया लॉ एंड ऑर्डर को पुलिस की और जुडिशरी की हेल्प से। अब जॉब इन सिविल सर्विसेज बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब थी सिविल सर्विसेज। तो एग्जामिनेशन होने लगा इंग्लैंड में, लैंग्वेज को थी उनकी इंग्लिश, जो इसकी वजह से बहुत डिफिकल्ट हुआ इंडियंस के लिए कि वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्लियर करें। तो ऑल्सो इंडियंस को कभी हायर पोस्ट दी ही नहीं जाती थी, वो पहले से ही ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए रिजर्व कर दी जाती। द कंपनी आर्मी, ब्रिटिश ने रिक्रूट करा मोर सोल्जर्स को ब्रिटिश आर्मी के अंदर, इनफैक्ट बहुत से ब्रिटिश आर्मी ने इंडियन सोल्जर्स थे। अब ब्रिटिश ने रीऑर्गेनाइज करा अपनी पूरी आर्मी को, अटेंशन दिया मिलिट्री डिसिप्लिन और परफॉर्मेंस ऑफ मिलिट्री फंक्शन। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश पावर इन इंडिया थी, वो सब मिलिट्री स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती थी। अगर हमारी आर्मी मिलिट्री स्ट्रांग है तो ही उनकी पावर रह सकती है। तो ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन रखना था कि चेंज वॉर के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी भी देखनी थी, तो उन्होंने पीजेंट्स एम्प्लॉय करे, उन्हें ट्रेन किया, लार्ज इन्फैंट्री एंड सोल्जर्स को मस्केट्स एंड मैच ब्लॉक्स यूज किया, सोल्जर्स को डिसिप्लिन रखा, स्ट्रिक्ट ड्रिल सेशंस होने लगे। इंडियन सोल्जर्स को कम पे किया जाता था ब्रिटिश के कंपैरिजन में। ऑल्सो इंडियन सोल्जर्स को राइज नहीं होने देते थे बड़ी रैंक्स पर, और कोई भी इंडियन का रैंक एक सूबेदार से ऊपर नहीं होता। पुलिस, एक ट्रेडिशनल पुलिस सिस्टम एग्जिस्ट हुआ इंडिया में जब जमींदार जो देखते थे लॉ एंड ऑर्डर। हर एक डिस्ट्रिक्ट की बहुत सारे थाना और पुलिस स्टेशन थे। अब ब्रिटिश नाउ सेटअप हुआ एक रेगुलर प्लेस फोर्स, हर एक थाना सुपरविजन के अंडर था, दरोगा सुपरवाइज करता था। टाउन्स को देखा जाता था बाय कोतवाल एंड विलेजेस वर ग्राडेड बाय चौकीदार। तो एक डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट भी रखा गया इंटायर पुलिस का हेड डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हाउएवर ऑफिसर्स जो थे पुलिस के ऑफन करप्ट थे, क्रूअल थे, तो उनको वो कॉमन पीपल के साथ बहुत ही अनजस्ट अनफेयर ट्रीटमेंट रखते थे। पीपल हेजिटेट करते थे कि अपने कोई क्राइम को जाके रिपोर्ट करें। जुडिशरी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम इंडिया में स्टार्ट किया। जुडिशियल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, इससे फाउंडेशन हुआ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ये जुडिशियल रिफॉर्म्स डॉक्यूमेंटल थे, फेमस कॉर्नवालिस कोर्ट 1793। दो तरह के कोर्ट सेटअप हुए, सिविल कोर्ट्स को कहा गया दीवानी अदालत, और क्रिमिनल कोर्ट्स आल्सो कॉल्ड फौजदारी अदालत। अब सिविल कोर्ट जो था उसको देखते थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जबकि क्रिमिनल कोर्ट को देखते थे काजी या फिर मुफ्ती। सुप्रीम कोर्ट सेटअप हुआ हाईएस्ट लेवल पर, और बिलो दिस हाई कोर्ट सेटअप हुए 3 प्रेसिडेंसी। मेजर प्रॉब्लम जो फेस की गई, कोई यूनिफॉर्मिटी लॉज में नहीं, अलग अलग लॉज थे रिलीजन के अकॉर्डिंग क्रिमिनल के लिए। एक लॉ कमीशन अपॉइंट किया गया फाइनलाइज और राइट डाउन लॉज लिखने के लिए। अब रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट था वो इंट्रोड्यूस हुआ। ये ओनली थियोरी था यूरोपियंस में, पर ट्राइड जो ब्रिटिश जजेस ने ट्राई किया अलग अलग कोर्ट्स में। Let's do the summary of the chapter. English East India Company was started by the Queen in 1600 for developing trade with Asia. Soon many mercantile trading companies formed in Europe for trade with India and other parts of Asia. Around the mid 18th century, English and French trade interest का conflict था in the Carnatic. This was called Anglo-French Wars or the Carnatic War. A system of dual government introduced हुआ बंगाल में. East India Company also brought a new administrative system, judiciary system, and a modernized army to India. Let's do the exercise for the correct option. Mercantile companies make a profit by buying goods cheap and selling them at high rates. The first Carnatic War ended with a treaty between the French and the British trading companies in the year 1748. Dash established the judicial system in India, Lord Cornwallis.
Explorer from this European country discovered the sea route to India, Portugal. Who was the Nawab of Bengal whose conflict started with the East India Company? That is Nawab Sirajuddaulah. Let's do the fill in the blanks. The three dash wars were called the Carnatic Wars. Three Anglo-French Wars. Lord Dalhousie framed the doctrine of lapse. The Battle of Plassey marked the beginning of British conquest in India. The Dash were the first group of European traders to reach India, Portuguese. The first English East India Company was set up at Surat. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care.